ओके। नमस्कार। नमस्कार जी। परमपिता बाबा की जय। आज का हमारा विषय जो कल विषय रखा था वही है विकेंद्रित अर्थव्यवस्था और ब्लॉक लेवल प्लानिंग। तो उसमें कुछ बिंदुओं पर हम लोग बात नहीं कर पाए थे समय के अभाव के कारण, तो हम उन बिंदुओं को फिर से थोड़ा सा टेस्ट करेंगे। और बेसिकली ये जो सेशन रहेगा क्वेश्चन आंसर का रहेगा, तो यदि किसी के क्वेश्चंस है तो उस क्वेश्चंस को हम लोग इसमें ले लेंगे। ये जो सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग और डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग, तो इसके लक्ष्य क्या हैं और उसके दोष क्या हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। तो डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का जो सबसे ज्यादा जो उद्देश्य है वह है कि हम हर एक छोटे से छोटे स्तर, क्योंकि प्लानिंग का जो लोएस्ट लेवल है वो है ब्लॉक। ब्लॉक से फिर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आ जाएंगे, फिर समाज के लेवल पर आ जाएंगे, समाज से फिर नेशन के लेवल पर आ जाएंगे। तो कुछ चीजें हैं जो कि हम ब्लॉक लेवल पर कर सकते हैं, कुछ चीजें हैं जो इंटर ब्लॉक लेवल पर होगी। मतलब एक ब्लॉक वाला अपने आप से काम नहीं कर सकता, दो चार ब्लॉक वाले मिलकर के काम कर सकते हैं, ऐसी भी योजना होगी। कुछ होगा जो समाज के लेवल पर डिसीजन लेने पड़ेंगे, कुछ होगा जो नेशन के लेवल पर डिसीजन लेने पड़ेंगे। नेशन के लेवल पर मान लीजिए नदी हमारे यहाँ से बहती है, गंगा जमुना, और उसकी सहायक कुछ नदियां, चंबल नदी हमारे यहाँ बह रही है। यदि उसके उसको बाढ़ को रोकना है तो वो ब्रज समाज के परव्यू से बिल्कुल बाहर हो जाता है, क्योंकि उसमें ब्रज समाज कुछ नहीं कर सकता। वो नदी कहाँ से आ रही है? वो हरियाणवी समाज से आ रही है। हरियाणवी समाज से पहले वो पहाड़ी समाज से आ रही है। तो यदि हमको बाढ़ का नियंत्रण करना है अपने ब्रज समाज में, तो उसकी योजना नेशनल लेवल पर बनेगी। इसी तरह से यदि कोई और भी प्रॉब्लम्स हैं तो उसी संदर्भ में देखना चाहिए कि सारी चीजें एक जगह नहीं हो सकती, लेकिन जो कि जितनी मैक्सिमम चीजें ब्लॉक लेवल पर हो सकती हैं, जो ब्लॉक में जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, संसाधन जो अवेलेबल हैं, उन संसाधनों का प्रयोग करते हुए मैक्सिमम प्लानिंग जो होगी ब्लॉक लेवल पर होगी। उसका उद्देश्य होगा कि हम हर एक व्यक्ति को रोजगार दे सकें, हम अपने प्लानिंग के साथ उसको जोड़ सकें, ये उसका उद्देश्य है। और दूसरा ये रहेगा कि जब हम ब्लॉक में बैठ करके ब्लॉक वाले लोग अपनी प्लानिंग करेंगे, तो वो प्लानिंग उन वहाँ की सारी कमियों को, वहाँ की सारी खूबियों को, वहाँ की सारी स्थिति को जान करके होगी। तो ऐसी परियोजना उसका फेल होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ के लोगों के द्वारा वहाँ की स्थिति की जानकारी रखते हुए जब जो चीज की जाएगी तो वो फेल नहीं होगी। जबकि वही चीज जब कहीं केंद्र से बैठ करके राष्ट्रीय स्तर पर या आजकल के जो प्रांतीय स्तर पर बैठ करके जो डिसीजन लिए जाते हैं, तो जमीनी जो संरचना है, जो जमीनी जो वहाँ पर आदमी है, जो वहाँ पर इकोलॉजिकल कंसर्न्स हैं, उसका ज्यादा ख्याल रखा नहीं जाता, और वो उस तरह से संभव ही नहीं है जिस तरह से वहाँ के स्थानीय लोग जब बैठेंगे तो करेंगे। तो जो प्रोजेक्ट है विकेंद्रित अर्थव्यवस्था में ब्लॉक के लेवल पर, तो उन प्रोजेक्ट्स का सफल होने का पूरी गारंटी है। तीसरा, जैसे हमने कहा कि ये काम लोकल्स के द्वारा होगा, लोकल की पूरी भागीदारी होगी। इस कारण से प्रोजेक्ट में कोई व्यवधान नहीं होगा। बहुत जगह ऐसा देखा गया कि सेंट्रल की प्लानिंग हुई, कुछ काम हो रहा है तो लोकल लोग अपोज कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हो गया ऐसे। और उसकी वजह से क्या होता है, एक प्रोजेक्ट जो आज शुरू हुआ वो 10 साल तक डिले हो गया, 5 साल तक डिले हो गया, लिटिगेशंस होते हैं, कोर्ट में चले गए, काम ही बंद हो जाता है, तो सारी योजना धरी की धरी रह जाती है। ऐसा हम लोगों ने अपने जो केंद्रीय स्तर पर जितनी परियोजनाएं चली उसको हमने देखा है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, क्योंकि स्थानीय लोगों का साथ नहीं मिला।
लेकिन जब स्थानीय लोग खुद अपने प्रोजेक्ट्स को खुद ही बना रहे हैं, और उनका अपने प्रोजेक्ट्स को खुद ही बना रहे हैं, और उनका इन्वॉल्वमेंट है, और प्लस उन्हीं का उसमें एम्प्लॉयमेंट है, तो उसमें सफलता 100% मिलेंगी। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी की विशेषता है, और ये चीज वहाँ के लोगों के द्वारा ग्रहित होगी और वहाँ के लोगों के द्वारा सपोर्टेड होगी। तो ये उसके सफल होने के पूरे चांसेस हैं, जबकि केंद्रीय व्यवस्था में ऐसा होना अक्सर संभव नहीं होता। दूसरा, ऐसा देखा गया है, जो हम लोग के पॉलिटिकल ढांचा है प्रजातंत्रीय, तो जो आदमी वहाँ केंद्रीय स्तर पर निर्णय लेता है, वो निर्णय क्या लेता है? क्योंकि वो तो एक आदमी है ना। जैसे कोई आदमी रेलवे मिनिस्टर हो गया, तो क्या चाहता है कि जो हमारा क्षेत्र है, हमारा गांव है, जहाँ पर से हम आते हैं, वहां पर रेलवे की एक फैक्ट्री बन जाए, जिससे कि उसका जनाधार अच्छा हो जाए वहां पर। और उसके वजह से क्या होगा कि जो अन्य क्षेत्र है उसकी अनदेखी हो जाएगी। इसी तरह कोई डिफेंस मिनिस्टर हो गया, तो चाहता है कि डिफेंस के कोई कारखाना हमारे यहाँ खुल जाए। तो यदि ऐसा होता रहेगा तो दूसरे क्षेत्र में वो विकास नहीं रहेगा, क्योंकि केंद्रीकृत व्यवस्था में इसकी जो जियो सेंटिमेंट से प्रभावित होकर के लोग जिस तरह से काम करते हैं, उसकी संभावना बहुत बढ़ जाती है। तो वो केंद्रीय व्यवस्था में एक वो दोष है। तो इसलिए प्रभुत्व की व्यवस्था में ऐसा कहा गया कि प्लानिंग जो होगी, एजुकेशन जो होगा, वो लोकल्स के द्वारा और ब्लॉक के स्तर पर होगा। और कुछ प्लानिंग ऐसी होगी जो इंटर ब्लॉक होगी, एक ब्लॉक और दूसरे ब्लॉक के सहयोग से होगी, या 4-5 ब्लॉक के सहयोग से होगी। कुछ होगा जो समाज के लेवल पर होगा, कुछ होगा जो राष्ट्र के लेवल पर होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो कि ब्लॉक के स्तर या समाज के स्तर पर नहीं हो सकती। समाज तो हम लोगों ने बनाया है केवल इसलिए कि समाज में जो जीवन स्तर है उसको हम ऊंचा कर सकें। समाज में ये भी व्यवस्था है, यदि एक समाज उन्नत कर गया और साथ में दूसरा समाज भी बराबर का उन्नत कर गया है, तो दोनों समाजों को हम मिला देंगे, मिला करके फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो समाज की संरचना इसलिए है कि जो जो समाज पिछड़ गए हैं वो अपने आप को प्रगति के रास्ते पर सबके साथ बराबर का भागीदार बन पाए, इसके लिए समाज की संरचना है। तो ये एक इसमें एक चीज और भी कहा जाता है कि जैसे जो केंद्रीकृत व्यवस्था है, केंद्रीकृत व्यवस्था में कुछ लोग प्लानिंग करते हैं, और जो बहुत सारे लोग हैं वो केवल दर्शक होकर रहते हैं। मतलब वो उसमें क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, वो केवल बाहर से जानकारी उनको देख देख करके चलता है, क्योंकि उसके अंदर उसमें भागीदारी नहीं होती। लेकिन विकेंद्रित अर्थव्यवस्था में कोई दर्शक नहीं होता, वहां पर सारे लोग उसके एक्टर होते हैं, उसमें खुद तल्लीन रहते काम करने में। तो ये एक अंतर हो गया कि वहां पर सेंट्रलाइज सिस्टम में कुछ लोग प्लानिंग कर रहे हैं, और अधिकतम लोग केवल मूक दर्शक हैं, कुछ कह नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, वहां से जो डिसीजन आ गया उसको फॉलो करना है। लेकिन जब नीचे स्तर की प्लानिंग होगी तो ऐसा नहीं होगा, वहां पर सारे लोग उसके एक्टर होंगे, कोई उसके लिए स्पेक्टेटर नहीं होगा। ये कि विकेंद्रीकृत व्यवस्था की एक खूबी है। ऐसे ही कुछ बातें और भी की जा सकती हैं कि विकेंद्रित व्यवस्था में जो ब्लॉक स्तर की जब प्लानिंग होगी तो इस बात का विशेष ख्याल रखा जाएगा कि हमें ब्लॉक के अंदर जो संसाधन उपलब्ध हैं उनका अधिक से अधिक उपयोग हो। जब हम अधिक से अधिक उपयोग की बात करते हैं तो उसमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना उसके साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि केवल हम जैसे केवल केवल कोयला है की खान है, कोयला निकाल दिया
और कोयले के बाद में उसका जो पिट है उसको भरा नहीं, उसके लिए और कोई व्यवस्था नहीं की गई, तो क्या होता है कि पर्यावरण का बहुत नुकसान होता है, उसके बहुत निगेटिव इम्पैक्ट सोसाइटी के ऊपर आते हैं। तो जब विकेंद्रित अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं होगा, फिर जो भी परियोजना लागू की जाए उसका आधार ये होना चाहिए कि उसके लिए उपभोग के लिए वहां पर आदमी है कि नहीं है, और जितने लोग उपभोग के लिए वहां पर हैं, अवेलेबल हैं, उनको ध्यान, उनकी जरूरत को ध्यान में रखते हुए ही वो चीजें बनाई जाए। मतलब उसके कंज्यूमर्स वहां अवेलेबल होनी चाहिए, उसका कंजम्पशन वहीं पर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि अपने रिसोर्सेज का हम नुकसान कर रहे हैं। तो अब ये कैसे डिसाइड होगा कि जैसे एक आदमी का जीवन तो बहुत कम चीज से भी चल सकता है, और किसी आदमी को लिए बहुत कंफर्ट्स की जरूरत है, या वो कहता है हमको बहुत कंफर्ट चाहिए। तो ये प्रवृत्ति में हमको सभी को जो भौतिक विकास है सबका चाहिए, तो सबको हम एक मिनिमम स्टैंडर्ड पे लेकर के आएंगे कि भाई ये तो सबको चाहिए। यदि हमको घर बनाना है तो कम से कम 2 बेडरूम का घर सबके पास में हो। स्कूल है तो स्कूल में ऐसी व्यवस्था हर स्कूल में हो। हॉस्पिटल बनाना है तो हॉस्पिटल का ये स्टैंडर्ड सबके लिए हो। बाद में उस स्टैंडर्ड को ऊपर बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है। तो ये प्रवृत्ति में जो बैठे हुए लोग हैं, जो कि उनको डिसाइड करना है कि हमको मिनिमम स्टैंडर्ड क्या रखना है, उस मिनिमम स्टैंडर्ड को आगे कैसे हमको स्नेह स्नेह धीरे धीरे बढ़ाते जाना है। तो इसकी व्यवस्था होगी, और ऐसा नहीं होगा कि एक आदमी के पास में विपन्नता की स्थिति है और एक आदमी बहुत संपन्न है। ऐसा ऐसी कोई कल्पना विकेंद्रित अर्थव्यवस्था में नहीं हो सकती। अब देखा जाए कि जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं हमारी, जो 5 हैं, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा, ये हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो अभी हमको हमारी जैसे वहाँ की जनसंख्या कितनी है, जैसे एक ब्लॉक में 1 लाख आदमी रहते हैं, और उसका एक मतलब 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का ब्लॉक का एरिया है। तो उस में हमको उसको खाना देना है, तो वहाँ पर क्या क्या पैदा हो सकता है। तो हमारे यहाँ उसमें जब क्या क्या पैदा हो सकता है, तो हमको ये भी देखना है कि उसको अनाज भी मिले, उसको दाल भी मिले, उसको साग सब्जी भी मिले, उसको फल भी मिले, उसको फूल भी मिले, उसको और जो जो भी चीज उपभोग की हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हम वही पैदा करें। उसकी प्लानिंग के साथ में कि हमारे पास कितनी जमीन है, कितना पानी है, किस समय पर कितना है, उसके हिसाब से पूरी व्यवस्था करके, और फिर हर एक आदमी का सहयोग रहे। कोई ये कह सकता है कि एक समय ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा मैकेनाइज्ड व्यवस्था हो जाए तो लोगों के पास में काम ही नहीं रहेगा। उसके लिए प्रवृत्ति में व्यवस्था दी गई है कि यदि 2 घंटे ही काम करने की जरूरत है तो सभी 2 घंटे काम करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक आदमी 10 घंटे काम कर रहा है और एक आदमी काम नहीं कर रहा है। तो अपनी क्षमता के अनुसार तो हम उस वर्किंग आवर्स को, यदि हमारा मैकेनाइजेशन, ऑटोमेशन बहुत बढ़ गया, तो हम क्या करेंगे कि वर्किंग आवर्स को रिड्यूस कर देंगे, और जो बचा हुआ समय है मनुष्य का, वो कहाँ बिताएगा? वो बिताएगा रिक्रिएशन में, रिक्रिएशन मतलब मनोरंजन के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, या आध्यात्मिक साधना के क्षेत्र में। जैसी उसकी रुचि होगी उसके हिसाब से उसको वो व्यवस्था दी जाएगी कि वो खेल कूद में व्यस्त हो, वो मनोरंजन के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में आगे बढ़े, या फिर आध्यात्म के क्षेत्र में, साधना के समय में ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करे। तो ऐसी व्यवस्था संभव है जबकि विकेंद्रित अर्थव्यवस्था लागू हो।
इसी के साथ में और भी हम लोग एक लॉजिक को एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे खाद्यान्न का हुआ, वैसे वस्त्र के लिए, वस्त्र किससे बनाया जाए, हमारे यहाँ क्या चीज़ अवेलेबल है जिसका वस्त्र हम बनाएं। कपास होती है तो ठीक है, कपास से नहीं हो सकती है तो रेशम के कीड़े बने, रेशम के द्वारा किया जाए, किसी और वृक्ष के फाइबर से हम अपना उसका काम करें। कैसे, उसकी पूरी अनुसंधान करके करना पड़ेगा। फिर उसके लिए हमको कैसे सिलाई हो, कैसे कहाँ से मशीन आए, मशीन हम खुद प्रोड्यूस करें या कहीं से मंगाएं। इसी तरह से शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो बिल्डिंग बने उसके लिए, ये लोहा हमारे पास नहीं है तो लोहा हम कहाँ से ले आए, या सीमेंट हमारे पास नहीं है तो हम सीमेंट कहाँ से ले करके आए। वो पूरी उसकी व्यवस्था करनी होगी। हालांकि ईंट बनाने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो मिट्टी को भट्टे से हो जाता है। तो उस भट्टे के चलाने के लिए कोयला की जरूरत पड़ेगी, लकड़ी की जरूरत पड़ेगी, या गैस की जरूरत पड़ेगी। जहाँ जैसे संसाधन उपलब्ध हैं, व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए, उन्हीं संसाधनों को लेकर के ही सब कुछ काम किया जाए। तो उससे हमारी व्यवस्था अच्छी होगी। नहीं तो क्या होगा कि हमारी जो वेल्थ है, हम सब कुछ बाहर से लेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था जो ब्लॉक स्टेज पर होगी या समाज के स्तर पर वीक हो जाएगी। यदि हम वाली जलाने के लिए कोयला हम कहीं और से मंगा रहे हैं, हमारे पास जंगल नहीं है, लकड़ी कहीं और से मंगा रहे हैं, हमारे पास गैस नहीं है, गैस कहीं से और से आ रही है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये होगा कि हम जो पैदा कर रहे हैं वो पैसा कहीं और चला जा रहा है। या तो हम जो चीज हम पैदा कर रहे हैं इतनी हम पैदा करें अपनी जरूरत से ज्यादा, जो कि हम दूसरों को दे सकें, जिससे कि बार्टर सिस्टम, बार्टर मतलब वस्तु का आदान प्रदान हो, और उसके द्वारा तो ये रहेगा कि उसमें फिर हमारी अर्थव्यवस्था को कमजोर होने के चांसेस नहीं रहेंगे। और हमारे पास कुछ ज्यादा है, जिसके पास डिफिसिट है वो हमसे लेगा, उसकी सामान को हम ले लेंगे। उसका अपना मूल्यांकन करने का तरीका होगा कि कैसे मूल्यांकन किया जाए, वो वैल्यूएशन के साथ साथ भी काम किया सकता है। तो ये हो गई बात। अभी कुछ प्रश्न है तो हम लोग प्रश्न को पहले कर लेते हैं, बाद में जरूरत पड़ेगा तो फिर और हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो लोकेश जी, कोई प्रश्न है क्या? दादाजी, मैं ये कह रहा हूँ इसमें कि हाँ। जैसे ब्लॉक लेवल पे जो बुनियादी स्तर पे सुधार का काम होना चाहिए मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के हम्म। अंतर्गत। हम्म। तो इसमें इसमें एक चीज है दादाजी, जैसे कि मान लीजिए हम अपने ही स्तर का लेते हैं, हम्म। अपने जगह की बात करते हैं, अपने ब्रज समाज की, हम्म। और अपने हमारा जो मतलब जितने हम लोगों के साथ में लोग हैं उसकी। हम्म। तो उसमें क्या है दादाजी कि जिस तरह से लोग अपने अपने क्षेत्रों में, जैसे हम लोगों के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं हम्म। वो अपने अपने किसी न किसी क्षेत्र से जुड़े हैं, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई शायद किसी एक्सपर्टाइज से भी जुड़ा है। तो हम्म। कुछ ना कुछ दादाजी ऐसा एक प्रकल्प लें हाथ में हम्म। कि उस चीज को हम एक मजबूती के साथ में वो काम करवाएं। जैसे कि अभी 5 विषय पर अपने चर्चा की हम्म। कि रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा मकान हम्म। हमारे एकदम उस वो मिलने ही मिलने चाहिए। और हम्म। ब्लॉक लेवल पे जो मिनिमम जो चीजें हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए। हम्म। तो उसके लिए जो लोग हैं वो हम्म। लोग उन पे थोड़ा किसी तरीके से कुछ कुछ रिसोर्सेज पे काम करने लगे, या हमारे साथ में टीम कहीं से जुड़े, एक स्टार्टिंग बेस बनाए हम। हम्म। मतलब जैसे मान लीजिए मैं हूँ, वीरेंद्र दादा हैं, या कोई और भी हैं, और लोग भी हैं। तो वो उन किसके पास जो जो रिसोर्स हो वो जुड़े। जैसे मैं मान लीजिए चिकित्सा से हूँ तो मेरे साथ चिकित्सक कोई और जुड़े। हम्म। तो वो 2-4 लोग चिकित्सा से जुड़ के उस क्षेत्र में, जैसे हमारा ब्रज का क्षेत्र है तो वहां पे हम यूनिट के रूप में कुछ एक काम करें, ताकि वो मैक्सिमम उसका फिर वो बढ़ने लगे आगे, जो हम कहना चाहते हैं उसका कुछ मतलब इम्प्लीमेंटेशन हो सके। किसी भी एक पहलू को दादाजी कैसे पकड़ा जाए? अच्छा,
अब जैसे जब हम लोग सैद्धांतिक रूप से बात कर रहे थे कि ये जो ब्लॉक लेवल प्लानिंग होगी या जो समाज लेवल पे होगी, तो हम बात कर रहे हैं जब समाज बन जाएगा और जबकि हम विकेंद्रित अर्थव्यवस्था आ जाएगी। अभी आप जो बात कर रहे हो कि हमको कुछ करना है और आज की व्यवस्था एक अलग स्टैंडर्ड पे चल रही है। आज की जो व्यवस्था है वो कुछ अलग पैमाने पर है। तो उस तरह का सहयोग जो हम अपेक्षित करते हैं जब हमारी प्रौद्योगिकी की सिद्धांत को जब लागू करेंगे, तो क्योंकि यहाँ पर उद्देश्य होगा कि 100% सबको रोजगार देना है। लेकिन अभी की जो व्यवस्था है उसमें ऐसा तो नहीं है। उसको आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। जो हम जिस विचारधारा को कर रहे हैं उसके बाद कोई सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि कुछ किया नहीं जा सकता। तो हमारे यहाँ जैसे हर एक काम को कोऑपरेटिव के रूप में करने का विचार है कि यदि आपको कुछ करना है तो 5-6 लोग मिल करके अपनी एक शेयर होल्डिंग हो, उसके हिसाब से सहकारिता के हिसाब से कुछ काम करें। तो अब ये जो कोऑपरेटिव है इसमें ये 2-4 लोग जो एक्टिव हो करके चाहे तो उसमें हम लोग बहुत सारे कामों को ले सकते हैं। चाहे वो कंज्यूमर कोऑपरेटिव हो जाए, जैसे हम लोग घर में सब लोग खाना खाते हैं, सब लोग अनाज यूज करते हैं, सब लोग वस्त्र पहनते हैं, तो हम अपने ही जो घर में यूज होने वाली चीजें हैं, मान लीजिए हमारे पास में वहां पर 20 अनमार्गी हैं, हाँ, तो 20 अनमार्गी खाने पीने में 10,000 एक आदमी खर्चा करता है, हाँ, तो 20 आदमी कितना करेंगे, और कम से कम उतना तो हमारा फिक्स हो गया ना कि उतने लोगों के लिए हम एक कोऑपरेटिव बनाए। उसके अलावा भी आ सकते हैं, लेकिन हाँ अब वो सारे लोग जुड़ जाएं, फिर वो सारा राशन वहीं से लेके जाए, जो हमारी व्यवस्था हो वहां से सारे लोग लेके जाए। तो एक छोटी सी कोऑपरेटिव तैयार होगी। हालांकि उसका स्केल बहुत छोटा होगा, लेकिन एक कोऑपरेटिव तैयार हो जाएगी। इसी तरह से कोई और भी व्यवस्था जैसी हो जहां पर कि जो कि सबकी जरूरत की चीजें हैं, मतलब कोई अब कुछ नया काम ऐसा करें जो समाज में इसका उपभोक्ता नहीं है, तब क्या होगा कि वो चीज कोई लेगा नहीं भी लेगा, फिर पता चला कि वो आपने बना तो लिया लेकिन उसके लिए कोई ग्राहक नहीं मिल रहा है। लेकिन ये जो खाने पीने की या ये जो 5 चीजें, जैसे मान लीजिए हमको हॉस्पिटल क्रिएट करना है, हम एग्जाम्पल लिया, आप एक डॉक्टर हैं, कोई और 1-2 डॉक्टर हो जाए। अब डॉक्टर के पास समस्या क्या है कि उनके पास अपना क्लिनिक नहीं है, उसके लिए पूंजी नहीं है इतनी, हाँ, तो हम मान लीजिए एक कॉमन पूल बना करके हमने एक क्लिनिक खोल दिया, हाँ, तो क्लिनिक में क्या हो गया, जो वो 4-5 डॉक्टर अपने समय पर आकर के वहां बैठे, तो एक ही जगह को 4-5 लोग यूज कर रहे हैं, उसको रिसोर्सेज को पूल कर लिया और वो कोऑपरेटिव बेसिस पे चल रहा है। मतलब इसी तरह की और भी, तो हमारी संख्या थोड़ी बढ़ जाएगी ना, तो उसकी संभावना बढ़ जाती है। लेकिन जब संख्या छोटी हो तब वो ऐसा कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। कंसेप्चुअली सब कुछ हो जाएगा, हो सकता है, लेकिन अब जैसे अब एक होता है स्केल ऑफ इकोनॉमिक्स इसको बोलते हैं कि एक काम को करने के लिए इतना बड़ा तो होना ही चाहिए, उससे छोटा होने से नुकसान होगा, है ना। ये तो हम एक दुकान खोल रहे हैं, दुकान में हम कहें कि 2 आदमी खरीदेंगे सामान आकर के, तो दुकान नहीं चलेगी, क्योंकि आदमी का अपना खर्चा निकलना चाहिए, है ना। तो उसके जो स्केल ऑफ इकोनॉमिक्स है, तो उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस तरह से कौन सा ऐसा काम लिया जाए जिसमें कि जिससे हमने 1 या 2 आदमी को रखा हुआ है, तो उसकी रोजी रोटी का भी साधन उसी से निकले। आप हमेशा ये नहीं कर सकते कि नहीं उसको हम अलग से पैसा दे देंगे, ये कर देंगे, तो उससे काम नहीं चलता। ये सारी चीजें सेल्फ फाइनेंस्ड होनी चाहिए। वो क्या है ना, ज्यादा लोग होंगे हाँ, संख्या में, संख्या, उसको कंजम्पशन करने वाले, तभी हाँ हाँ वो दी जा सकती है हाँ, तभी, उनको क्योंकि छोटे सुविधा। स्केल, क्योंकि हर एक का एक वो हो गया ना, स्केल ऑफ इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए हर ब्लॉक वाला कहेगा कि हम कंप्यूटर की कंपनी खोलेंगे, तो खोल सकते हैं क्या? अरे भाई, नहीं बोल सकते। आपको मुश्किल से 100 लैपटॉप की जरूरत है, या 100 मोबाइल की जरूरत है, या 1,000 की जरूरत है, और वो जो व्यवस्था जब बनेगी
तो उसमें एक साथ 10 लाख हम्म तैयार हो रहे हैं, तो सरप्लस हो हम्म जाएगा, वो व्यवस्था फिर फेल हो जाएगी। तो स्केल ऑफ इकोनॉमिक्स इसमें बहुत तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, क्योंकि सब कुछ होकर के जो कॉमर्शियल कंसिडरेशंस है उसको तो हम इग्नोर नहीं कर सकते ना। जो कॉमर्शियल कंसिडरेशंस है, हम्म जैसे हमारे पड़ोस में भी 4 प्रकार की इकोनॉमी को हम बताया, हम हमारे हम्म श्री प्रभात रंजन सरकार जी ने। उन्होंने कहा हम्म पीपल्स इकोनॉमी, हम्म साइको इकोनॉमी, जनरल हम्म इकोनॉमी एंड कॉमर्शियल इकोनॉमी। ये हम्म 4 इकोनॉमी जो बताई है उन्होंने, तो उसमें एक चीज उन्होंने बोल दिया कि जो पीपल्स इकोनॉमी है वो सबसे ऊपर रहेगी, और जो कॉमर्शियल इकोनॉमी है सबसे नीचे रहेगी। मतलब ये कहीं पर कहीं मतभेद भी हो रहा है, तो जो कॉमर्शियल हम्म कंसिडरेशंस के हिसाब से कोई काम रुकना नहीं चाहिए। हम्म तो पीपल्स इकोनॉमी प्रिवेल अपॉन ऑल द अदर इकोनॉमी। तो जनरल इकोनॉमी या साइको इकोनॉमी जो है, इन सब के बारे में बाबा ने व्यवस्था दिया। लेकिन आज की व्यवस्था में यदि हमको कुछ करना है, कोई भी प्रोजेक्ट लेकर के चलना है, हम कंसेप्चुअली कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट को लेकर के हम चल सकते हैं। और जैसे हमारे क्षेत्र में जो लोग क्या क्या कंज्यूम करते हैं, हमारे पास में सब डाटा है ना। हमने जैसे वो ब्रज क्षेत्र में लिया था कि हम क्या पैदा कर रहे हैं और क्या हम बाहर से ले रहे हैं। तो जो चीज हम बाहर से ले रहे हैं उनको हम पैदा कर सकते हैं क्या, उसको हम लोग देखें। जितना ज्यादा से ज्यादा हम पैदा कर पाएंगे उतना ही हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी होती जाएगी। वो बात ठीक है दादा जी। इसमें एक बात और है दादा जी, जैसे बाबा ने बोला है कि जैसे कोई भी काम करना है उस हाँ। क्षेत्र में, हम्म तो क्या है कि ये तो हमारा एक वो हो गया था कि हमारे ही संगठन के या हमारे ही जैसे लाइक माइंडेड पीपल की बात हो गई थी। हम्म नेक्स्ट टाइम लेकिन ये 50 जो का सुन ले। हम्म, जो हाँ। ननमार्गी हैं, तो हम्म उन ननमार्गी के बीच में हम बाबा ने बोला है कि पहले खाना सेवा खा के रहे रूप खाना। में, हम्म सेवा के रूप में अगर हम काम करेंगे तो उनके बीच में एक अपनी हमारी एक उनसे कनेक्टिविटी बन जाएगी। तो हम्म वो सेवा के माध्यम से करते ही है आनंद मार्ग ऐसे। तो हम्म वो कनेक्टिविटी बनकर जहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं, मतलब हम ऐसा जहाँ पे हम लोगों से नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो वो हम्म कनेक्टिविटी तेज की जाए दादाजी। क्योंकि वो कनेक्टिविटी तेज करके जो हमारा सिद्धांत है, जिस हम्म, सिद्धांत पे हम चर्चा कर रहे हैं, हम चाहते हैं उसे हम प्रैक्टिकली लेके आए। जी। तो उस सिद्धांत को प्रैक्टिकली लाने के लिए ज्यादा से ज्यादा ऐसे विषय हम सेवा के पकड़ें जिसमें लोग ज्यादा से ज्यादा हमने जुड़ जाएं। इस पे ज्यादा जी ज्यादा फोकस करिए आप। और मतलब बताइए, निर्देश करिए उस पे कैसे कैसे इसमें क्या काम कर। क्या हुआ, जैसे हमने बोला ना कि जो जो प्रौद्ध में 4 तरह की इकोनॉमी की व्यवस्था दी गई है, पीपल्स इकोनॉमी और लास्ट में है कॉमर्शियल इकोनॉमी। और बाबा ने बोला कि जो कॉमर्शियल इकोनॉमी सबसे लास्ट में इसलिए रखा कि हर एक चीज लाभ को देख करके नहीं की जा सकती। तो जो सेवा और त्याग की जो भावना है, एक जो आदमी स्पिरिचुअली एलिवेट होता है तो उसके अंदर यही भावना जगती है ना, कि ये जो संसार से जितना आदमी खुद लेता है सुविधा, उससे ज्यादा हमको दूसरों को सुविधा देनी चाहिए। क्योंकि हमारे लिए ही कोई आदमी कपड़े बना रहा है, हमारे लिए कोई आदमी खाना बना रहा है, हमारे लिए कोई आदमी अन्न उगा रहा है, हमारे लिए कोई आदमी बिजली बना रहा है, हमारे लिए कोई आदमी पानी की व्यवस्था कर रहा है। लेकिन हम दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं? तो हम देखें कि हम तो केवल दूसरों से ले रहे हैं, हम तो कुछ करते नहीं। तो जो जो आदमी आध्यात्मिक स्तर पर क्षेत्र में जब आदमी बढ़ता है तो ये देखने लगता है कि भाई अरे वाह, इतने सारे लोग मेरे लिए काम कर रहे थे और हम किसी के लिए काम नहीं कर रहे थे। तो ये जो भावना है जब आदमी के अंदर जगेगी, तभी सेवा और त्याग की भावना आती है। जब सेवा त्याग आएगा आदमी के अंदर, तब आदमी इंडिविजुअल कंफर्ट्स को भूल जाता है। अब जैसे हमारे अवधूत लोग हैं, दूसरे लोग हैं, वो अपने पूरा जीवन उन्होंने निछावर कर दिया समाज की सेवा के लिए, और करते भी हैं बहुत सारे और बड़े दुख के कंडीशंस में रह करके कर रहे हैं, बहुत कष्ट के कंडीशंस में रह करके कर रहे हैं। और उन्होंने अपने आप को समाज के जो, जैसे हम लोग का एक परिवार है, हमारे रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं,
उन्होंने ऐसे तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, हम्म कि किस लिए छोड़ा? केवल सेवा और त्याग के लिए। तो वो भावना हम लोग के अंदर जगे, तब हम ये बिना लाभ हानि की बातें, देखिए ऐसी भावना जगनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली हम लोग का जो आगे विकास नहीं हो पा रहा है, उसका मूल कारण क्या है कि हम लोग सेवा त्याग को भूल चुके हैं। उसमें मैं भी शामिल हूँ, ऐसा नहीं, हम औरों के लिए नहीं कह रहे हैं, कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जा रहे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने समाज के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम किए, हम उनके नाम सुनते हैं, टीवी पर आते हैं, ये करते हैं। अब जैसे अन्ना हजारे, छोटा सा वो आदमी था, ट्रक ड्राइवर था आर्मी का, लेकिन उसने अपने जीवन का कंफर्ट छोड़ करके पहले अपने गांव के लिए कुछ किया, गांव से फिर और जगह के लिए किया, धीरे धीरे वो पूरे इंडिया का आइकॉन हो गया था। तो क्यों हो गया? हम्म क्यों? उसने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ गया। फिर वो ये नहीं सोच रहा है कि मुझे खाना मिला कि नहीं मिला, मुझे उसने, तो हर एक आदमी के अंदर ऐसा जज्बा अपने आप में पैदा करना होगा, जिससे कि हम लोगों के, जब जब तक हम लोगों की सेवा नहीं करेंगे ना, तो लोग क्यों आपके लिए आपकी बात सुनेंगे? हम लोग सेवा करते नहीं। अब हम लोग अपने कंफर्ट हम्म जोन में कि हमको 3 टाइम खाना मिला कि नहीं मिला, हमको कपड़े अच्छे हैं कि नहीं है, हम किसी के पास जाएंगे तो वो हमको अवहेलना करेगा, हम इसलिए उससे बात नहीं करते कि वो हमको कहीं उल्टा सीधा बात कर दिया तो हम अपने ईगो पर हमारी चोट लगेगी। तो हमें अपना ईगो छोड़ देना है, अहंकार छोड़ देना है। लोग गाली देंगे तो देंगे, जो काम सही है तो उस काम को हम आगे चलते चले जाएंगे। ऐसे लोग, ये एक महीने 2 महीने में ये काम नहीं होता, इसके लिए वर्षों लग जाते, इसके लिए वर्षों लगते हैं। तो मान लीजिए अभी भी जैसे मैं हूँ अभी, अभी हमारे पास 10-15 साल का जीवन है, तो ये हम आज से ये सोच लें कि मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपने जीवन में ये काम करके जाना है कि नहीं? एक हम मन में दृढ़ निश्चय कर लेना, तो वो काम फिर हम कर पाएंगे। तब वो काम कर, जैसे हमने रिटायरमेंट के बाद में सोचा कि हमने हमको ब्रज समाज के लिए कुछ काम करना है, इसके पहले तो हम नहीं कुछ कर रहे थे। तो हम अपना एक कंफर्ट, थोड़ा सा हमने कंफर्ट जोन छोड़ा, हम अपना बॉम्बे का घर छोड़ करके हम कासगंज गए, और कासगंज से फिर इधर उधर घूमे, आप लोगों से थोड़ा संपर्क हमने किया, तो ये अपने कंफर्ट जोन से हम बाहर आए ना। लेकिन हम और बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि हमने केवल मार्गियों के बीच में अपनी बात की है। मार्गियों से हट करके बात करनी होगी। और ये तो कोविड का एक ऐसा आ गया कि कम्युनिकेशन थोड़े कम हो गए हैं हम लोग के, तो प्रयास करेंगे इसमें आगे और चलने का। और मन में भावना है, इस मन की भावना से करते हैं। तो सेवा त्याग जो है वो बहुत जरूरी है, उसके बिना समाज में आपकी पहचान बनेगी नहीं। आप घर के अंदर साधना करते रहिए ना, क्या किसको क्या फर्क पड़ता है? थोड़ा बहुत ये रहेगा कि हाँ, आप लोगों से झगड़ा करना बंद कर दोगे, शांति से रहोगे, सुख शांति चाहोगे, यही होगा ना। लेकिन इसका आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, उसका लाभ समाज में कैसे मिले, जब तक आप समाज के अंदर नहीं जाएंगे तब तक नहीं हो पाएगा। जैसे आप हैं, समाज में उठते बैठते हो, 10 आदमी से बात करते हो, तो कुछ लोग हैं आपकी बात सुनते हैं, होता है ना। लेकिन जो आदमी नहीं उठेगा बैठेगा, क्योंकि हर एक आदमी को लगा वो कि मैं ही बड़ा आदमी हूँ, और ये जो सोचते हैं कि हम ही बड़े आदमी हैं, तो दूसरा आदमी सोचता है मैं उससे बड़ा आदमी हूँ। सबका अहंकार बहुत बहुत ज्यादा है। तो अपने अहंकार को छोड़ करके फिर हमको आगे बढ़ना होगा। अभी धीरे धीरे समय थोड़ा कम होते जा रहा है। किसी भी परियोजना को लागू करने के लिए जो प्रभुत्व में व्यवस्था दी गई है कि हमको 4 बातों का ख्याल रखना चाहिए। उसमें है, जो चीज हम उत्पादन कर रहे हैं उस पर कितना व्यय हो रहा है। उत्पादन, कुछ भी हम जो प्रोड्यूस करेंगे उसके ऊपर कितना खर्चा आ रहा है, इसका बराबर हिसाब किताब यदि नहीं रहेगा तो वो परियोजना फेल हो सकती है। उसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत है। तो उसमें हम क्या देखेंगे, मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम खेती कर रहे हैं। खेत में कितने लेबर्स लग रहे हैं, उसमें कौन से यंत्र यूज कर रहे हैं, उस यंत्र का कितना भाड़ा होना चाहिए,
उसमें और कितना कितना किया, उसके बाद से जो हमको अन्न उत्पत्ति हो रही है, अब उसकी ये वैल्यू, मान लीजिए हमने जैसे एक पुराना एक ऐसे सीरियल्स में आता था ना कि एक आदमी ने घर में गमले में पेड़ लगाया और दिन रात उसमें सेवा करता रहा और एक गुलाब का फूल निकला। बाद में उसने पूरा देखा कि गुलाब की कीमत कितनी आई। उसने देखा उसने जितना खाद पानी जो कुछ समय दिया था उसके हिसाब से गुलाब की कीमत 80 रुपये आ गई। अब मार्केट में ये 10 रुपए में कोई चीज मिलती है तो आपको 80 रुपए में तो कोई सामान नहीं लेगा। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि वो स्केल ऑफ इकोनॉमिक्स वाली पहले यहाँ बात आ जाती है कि हम जिस चीज को लगा रहे हैं और उस पर जो व्यय होने वाला है पहले से हम उसकी प्लानिंग करेंगे कि हम इससे कितना खर्चा करें जिससे कि हमारा ये उत्पादन होगा और उस उत्पादन को हम दूसरों को एज ए कंज्यूमर दे पाएंगे। ये प्लानिंग में एक बहुत बड़ी चीज है। दूसरा, उसकी उत्पादन क्षमता, कैपेसिटी। तो मान लीजिए यदि उसकी हमने जो भी संयंत्र लगाया, कोई इक्विपमेंट लगाया, कुछ हमने प्लांट लगाया, उसकी उत्पादन क्षमता 100 है, वो 100 यूनिट उत्पादन कर सकती है। तो हमको ये देखना है कि वो उसकी उसमें उत्पादन 100 यूनिट का हो रहा है। यदि हम उसमें 50-60 यूनिट 40 यूनिट हम प्रोड्यूस करेंगे तो हम एक बड़ा संयंत्र लगा करके कम उत्पादन करेंगे तो फिर वहां पर जो व्यय की बात हो रही है, व्यय हमारा बढ़ता जाएगा और वो मार्केट में कॉम्पिटिटिव नहीं रहेगा। तो मार्केट में कॉम्पिटिटिव होना चाहिए और उत्तरोत्तर हमको वो व्यवस्था करनी होगी जिससे कि हमारी लागत कम होती जाए। जब लागत कम होगी तो मार्केट में हम सस्ते दाम पे बेच सकेंगे और उससे क्या होगी, लोगों की क्रय क्षमता बढ़ेगी, परचेजिंग कैपेसिटी। क्रय क्षमता ये प्रभुत्व की व्यवस्था में है कि हम हर एक आदमी की क्रय व्यवस्था को बढ़ाएं। क्रय व्यवस्था ये होता है कि जैसे हम 1 रुपए में आज 1 किलो गेहूं खरीद रहे हैं तो कल ऐसा नहीं हो कि हम 2 रुपए में फिर 1 किलो हमको गेहूं मिले। तो क्या हो गया, यदि हमको गेहूं 2 रुपए मिल रहा है तो हमारी क्रय क्षमता कम हो गई। तो क्रय क्षमता हमारी बढ़नी चाहिए। इस बात का भी जब भी प्रभुत्व की व्यवस्था होगी तो आदमी की क्रय क्षमता, परचेजिंग कैपेसिटी। आजकल क्या है, जो हमारे केंद्रित अर्थव्यवस्था है उसमें हम 2-3 चीजों से हम मानते हैं कि हमारा विकास हो रहा है। वर्ड सुना होगा जीडीपी। जीडीपी का वर्ड हमने सुना हुआ है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। एक है जो कहते हैं पर कैपिटा इनकम, कि देश में पर कैपिटा इनकम बढ़ गई। पहले 500 रुपए थी, अब 600 रुपए हो गई, 700 रुपए हो गई। अब ये पर कैपिटा इनकम जो बढ़ गई, भूख नहीं है लेकिन मुझे, उससे जो इंडिविजुअल व्यक्तिगत आदमी मुझे है भूख नहीं है। उसका उसका तो कोई फायदा नहीं हुआ। हो सकता है किसी का इनकम 10,000 बढ़ गई और किसी की 100 रुपए कम हो गई, लेकिन एवरेज लेंगे तो पता चलेगा कि हाँ इनकम बढ़ गई है सबकी। तो हमें वो जो मानक है कि पर कैपिटा इनकम या जीडीपी एक मानक है विकास का, वो वास्तव में उससे मनुष्य का कोई लेना देना नहीं है। तो हमको, लेकिन हमें क्या करना है, हर आदमी की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ रही है, इसकी व्यवस्था करना ही प्रभुत्व का उद्देश्य है। और दूसरा है कि जो भी चीज हम उत्पादित करें उसकी सामूहिक प्रयोजनीयता होनी चाहिए। मतलब वो सबके कंजम्पशन के लिए होनी चाहिए। तो हमने बोला ना कि जो हमारी मिनिमम आवश्यकताएं हैं, या तो हम उसका एक स्टैंडर्ड फिक्स कर लेंगे तो उस स्टैंडर्ड का हम सबको चीज देंगे तो वो क्या होगा, वो सामूहिक प्रयोजनीयता के लिए होगा। ऐसी कोई, जैसे बहुत सारी चीजें आजकल बनती हैं विलासिता के लिए बन रही हैं। हमने जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोगों ने एक कपड़ा बनाया और 10 लाख रुपए उसकी कीमत थी, और वही कपड़े 10,000 में भी काम हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि 10 लाख, यदि हम सबको 10 लाख का कपड़ा दे सकते हैं तो ठीक है। यदि ऐसा नहीं कर सकते तो हमें ऐसी विलासिता की चीजें नहीं बनानी होगी।
हमको बनानी पड़ेगी जो सामूहिक प्रयोजनीयता है, सबके लिए उपभोग की जो चीजें हैं उसको हम बनाएंगे। ये हमारी प्रौद्योगिकी की अर्थव्यवस्था में, विकेंद्रित अर्थव्यवस्था में इन बातों का ध्यान रखा जाएगा। तो इस कोई प्रश्न है तो, नहीं तो फिर इसको आज हम यहीं बंद करते हैं। हेलो। हाँ दादाजी, आपने जैसे कहा ना कि जो जरूरी चीजें है, जहाँ की लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, सामूहिक उसकी उसकी कम्युनिटी के व्यवस्था, लिए। हाँ, कम्युनिटी के लिए उसकी व्यवस्था पहले करनी है हमें। उसकी पहले व्यवस्था करनी है। तो हाँ हाँ, तो वो मतलब उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। जो ऐसा नहीं है कि लैपटॉप की जरूरत नहीं है अभी तो सब लैपटॉप की कंपनी लगाने लगे, वो ना करके जो बुनियादी चीज है उसका काम करे। तो राइट। दादाजी इस विषय को थोड़ा सा प्रैक्टिकली इस पे बाद में कभी जरूर चर्चा कीजिएगा। मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा, एक प्रैक्टिकली इसके लिए क्लास रखी जाए कि हम प्रैक्टिकली क्या क्या इसके लिए कर सकते हैं, कौन कौन से ब्रज क्षेत्र में ऐसी चीजें हैं जो बुनियादी स्तर पे रोजगार को, स्वरोजगार को पैदा कर सकती हैं। राइट है। इसका एक सैद्धांतिक और प्रैक्टिकल पक्ष एक रखिएगा आप एक वीडियो में। ठीक है, रखेंगे इसको। ठीक है। इसके अलावा भी कोई प्रश्न है क्या? तो वीरेंद्र जी का कोई प्रश्न है क्या? हेलो। यदि कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। फिर हम कल किसी नई चर्चा में फिर जुड़ेंगे 8 बजे। तो सभी को नमस्कार। नमस्कार।